नमस्कार। आज की पूरी चर्चा का मूल सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से तेल न खरीदने का कोई वादा किया है? यही वो केंद्रीय मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द पूरा राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक विवाद घूम रहा है। इस सवाल का सीधा जवाब अब तक सरकार की ओर से स्पष्ट रूप में नहीं दिया गया है, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश की भाषा ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए भावनाओं से अलग हटकर तथ्यों, बयानों और कूटनीतिक व्यवहार को ध्यान से देखना जरूरी है। सबसे पहला मुख्य मुद्दा है, क्या वास्तव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का कोई औपचारिक वादा किया है? अभी तक भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट, लिखित या सार्वजनिक स्वीकार नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय लगातार ये कहता रहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के हित में विभिन्न स्रोतों से तेल खरीदता है और आगे भी वही नीति जारी रहेगी। ये एक सामान्य कूटनीतिक उत्तर है, लेकिन यह उस विशेष आरोप या दावे का सीधे खंडन भी नहीं करता जो ट्रंप के आदेश में दिखाई देता है। यही अस्पष्टता पूरे विवाद का केंद्र है। दूसरा बड़ा मुद्दा है अमेरिका के कार्यकारी आदेश की भाषा। यदि किसी आदेश में यह लिखा गया है कि भारत ने रूस से तेल न खरीदने का आश्वासन दिया है और इसकी निगरानी की जाएगी, तो यह एक गंभीर कूटनीतिक संकेत माना जाएगा। किसी भी संप्रभु देश के लिए यह संवेदनशील विषय है, क्योंकि ऊर्जा खरीद जैसे फैसले राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े होते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिकी प्रशासन कई बार घरेलू राजनीतिक संदेश देने के लिए अपने आदेशों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो वास्तविक कूटनीतिक समझौतों से अलग होती है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। भारत लंबे समय से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर चलता रहा है, जिसका अर्थ है कि वह किसी एक शक्ति गुट के दबाव में निर्णय नहीं लेगा। रूस से तेल खरीदने का फैसला भी इसी नीति के तहत लिया गया था, क्योंकि रूस से मिलने वाला तेल रियायती दरों पर उपलब्ध था और इससे भारत की ऊर्जा लागत नियंत्रित रखने में मदद मिली। यदि अब यह धारणा बनती है कि भारत बाहरी दबाव में अपने स्रोत बदल रहा है, तो यह उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की छवि को प्रभावित कर सकती है। चौथा मुद्दा आर्थिक है। रूस से मिलने वाला तेल अक्सर बाजार मूल्य से सस्ता रहा है। यदि भारत को बड़े पैमाने पर अमेरिकी या अन्य स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़े, तो इसका असर आयात बिल, मुद्रास्फीति और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि ऊर्जा आयात का अंतिम निर्णय सरकारी कंपनियों और निजी रिफाइनरियों के व्यावसायिक गणित पर निर्भर करता है। सरकार सीधे तेल खरीदती नहीं है, इसीलिए मंत्री बार बार ये कहते हैं कि ये कमर्शियल निर्णय है। पांचवा पहलू है सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के बयान। विदेश मंत्रालय कूटनीतिक भाषा में जवाब देता है, वाणिज्य मंत्रालय व्यापार की बात करता है और पेट्रोलियम मंत्रालय व्यावसायिक पहलू पर जोर देता है। लेकिन जब एक ही सवाल अलग अलग जगह भेजा जाता है, तो इससे यह धारणा बनती है कि कोई स्पष्ट केंद्रीय स्थिति सामने नहीं आ रही। यह संचार की समस्या है जो राजनीतिक विवाद को और बढ़ाती है। छठा मुद्दा भारत अमेरिका संबंधों का व्यापक संदर्भ है। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, निवेश और व्यापार के कई बड़े समझौते चल रहे हैं। अमेरिका भारत को चीन के संतुलन के रूप में देखता है, जबकि भारत अमेरिका को निवेश और तकनीक का बड़ा स्रोत मानता है। ऐसे में ऊर्जा खरीद जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत और दबाव की राजनीति स्वाभाविक है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा है, न कि कोई असामान्य स्थिति। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है भारत रूस संबंध। रूस भारत का दशकों पुराना रक्षा और ऊर्जा साझेदार रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने तटस्थ रुख अपनाया और अपने हितों के आधार पर तेल खरीद जारी रखी। रूस ने भी भारत को विश्वसनीय खरीदार के रूप में देखा। यदि भारत अचानक खरीद कम करता है, तो रूस के साथ आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध केवल तेल तक सीमित नहीं है। आठवां पहलू है तेल आयात में वास्तविक बदलाव। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार कुछ महीनों में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन तेल बाजार बहुत गतिशील होता है और खरीद का स्तर, कीमत, शिपिंग लागत, बीमा और भुगतान तंत्र पर निर्भर करता है। इसलिए किसी एक महीने के आंकड़े से नीति परिवर्तन का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। नौवां मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी का है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उसने दबाव में समझौता किया है, जबकि सरकार ये कहती है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। ये लोकतांत्रिक राजनीति का सामान्य हिस्सा है, लेकिन तथ्य यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुआ है जिसमें भारत द्वारा रूस से तेल न खरीदने की स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्ज हो। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि वर्तमान स्थिति अस्पष्ट है। अमेरिका की भाषा कठोर हो सकती है, भारत की प्रतिक्रिया कूटनीतिक हो सकती है और वास्तविक निर्णय बाजार व रणनीतिक हितों के आधार पर धीरे धीरे लागू हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार सार्वजनिक बयान और वास्तविक समझौते अलग अलग स्तरों पर चलते हैं। इस पूरे विवाद को समझते समय तीन बातों को अलग अलग देखना जरूरी है। एक, क्या कोई औपचारिक वादा हुआ है? दो, क्या वास्तविक खरीद पे टर्न बदल रहा है? और तीन, क्या ये बदलाव
दबाव से हो रहा है या आर्थिक कारणों से। अभी उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत ने आधिकारिक रूप से रूस से तेल खरीद बंद करने का वादा किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत पर नजर बनाए रखना चाहता है। अंत में यह मामला केवल तेल का नहीं है, यह भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में यदि भारत सरकार स्पष्ट बयान देती है या खरीद के आंकड़े स्थायी रूप से बदलते हैं, तभी इस विवाद का ठोस निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल सबसे सटीक उत्तर यही है, भारत ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई वादा स्वीकार नहीं किया है और स्थिति कूटनीतिक अस्पष्टता के चरण में है। इस पूरे मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मामला केवल एक बयान या एक आदेश का नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति, ऊर्जा रणनीति और वैश्विक संतुलन से जुड़ा हुआ है। एक और मुख्य विषय है कूटनीतिक भाषा और वास्तविक नीति के बीच का अंतर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर देश सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हां या ना नहीं कहते। इसकी वजह यह होती है कि उन्हें एक साथ कई देशों के साथ संतुलन जुड़ा देश कर दिया है बनाकर चलना होता है। भारत के मामले में यह संतुलन और भी जटिल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस रक्षा और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। इसलिए सरकार की ओर से गोलमोल या व्यापक भाषा का इस्तेमाल कूटनीतिक रणनीति भी हो सकता है, न कि केवल जवाब से बचना। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है ऊर्जा सुरक्षा बनाम भू राजनीति। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरतों का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में भारत का पहला लक्ष्य सस्ता और स्थिर तेल प्राप्त करना होता है। यदि रूस सस्ता तेल देता है तो भारत खरीदता है, यदि किसी और देश से बेहतर शर्तें मिलती हैं तो स्रोत बदल सकता है। यह निर्णय कई बार पूरी तरह आर्थिक होता है, न कि राजनीतिक। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तेल खरीद का पैटर्न बदलना हमेशा किसी दबाव का परिणाम नहीं होता। एक और पहलू है अमेरिका की प्रतिबंध नीति और वैश्विक दबाव की राजनीति। अमेरिका अक्सर अपने आर्थिक और वित्तीय प्रभाव का उपयोग करके देशों को अपनी नीतियों के अनुरूप चलाने की कोशिश करता है। सेकेंडरी सैंक्शन, टैरिफ की धमकी या निगरानी जैसी बातें उसी रणनीति का हिस्सा होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत जैसे बड़े बाजार और रणनीतिक देश पर अमेरिका पूरी तरह कठोर कदम उठाने से भी बचता है, क्योंकि उससे भी भारत के साथ साझेदारी की जरूरत है। इसके साथ ही एक और बड़ा विषय है निजी कंपनियों की भूमिका। भारत में तेल की खरीद सरकार सीधे नहीं करती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, नायरा जैसी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीद करती हैं। ये कंपनियां कीमत, शिपिंग, बीमा, भुगतान जोखिम और प्रतिबंधों को देखकर फैसला लेती हैं। यदि उन्हें लगता है कि किसी स्रोत से खरीद पर भविष्य में प्रतिबंध या भुगतान समस्या हो सकती है, तो वे स्वाभाविक रूप से जोखिम कम करने के लिए खरीद घटा सकती हैं। ऐसे में सरकार पर आरोप लगाना हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है रणनीतिक संतुलन की भारतीय नीति। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक स्पष्ट नीति अपनाई है जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और मध्य पूर्व सभी के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध रखेगा। रूस से तेल खरीद जारी रखना भी इसी नीति का हिस्सा था और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करना भी उसी का हिस्सा है। इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि वैश्विक तेल बाजार में बदलाव तेजी से होते हैं। यदि रूस पर प्रतिबंध बढ़ते हैं, शिपिंग, बीमा महंगा होता है या भुगतान तंत्र जटिल हो जाता है, तो खरीद अपने आप कम हो सकती है। कई बार बाजार के ये तकनीकी कारण राजनीतिक फैसलों से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सार्वजनिक धारणा और राजनीतिक विमर्श। जब किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, तो राजनीतिक बयानबाजी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर धारणा बनती है। इससे कई बार वास्तविक स्थिति से अलग तस्वीर भी बन सकती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक दस्तावेज, व्यापार आंकड़े और समय के साथ होने वाले वास्तविक बदलावों को देखना जरूरी है। एक और विषय है भारत की सौदेबाजी क्षमता। भारत एक बड़ा बाजार है और दुनिया के अधिकांश ऊर्जा निर्यातक देश भारत को ग्राहक के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। इसी कारण भारत कई स्रोतों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर बेहतर कीमत हासिल करने की कोशिश करता है। यदि भारत किसी एक स्रोत पर पूरी तरह निर्भर हो जाए, तो उसकी सौदेबाजी शक्ति कम हो सकती है। इसलिए विविध स्रोत बनाए रखना भारत के दीर्घकालिक हित में है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला अभी भी विकसित हो रहा है। अभी तक कोई आधिकारिक भारतीय दस्तावेज सामने नहीं आया है जिसमें रूस से तेल न खरीदने की स्पष्ट प्रतिबद्धता हो। अमेरिका की भाषा और भारतीय प्रतिक्रिया के बीच जो अंतर दिखाई दे रहा है, वह कूटनीतिक स्थिति की जटिलता को दर्शाता है। आने वाले महीनों में तेल आयात के वास्तविक आंकड़े, नए समझौते और सरकार के औपचारिक बयान ही इस विवाद की वास्तविक दिशा तय करेंगे।
इसीलिए वर्तमान स्थिति का संतुलित निष्कर्ष यही है, भारत ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई स्पष्ट वादा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वैश्विक दबाव, आर्थिक गणित और रणनीतिक संतुलन के बीच अपनी नीति को सावधानी से समायोजित कर रहा है। यही आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है, जहां निर्णय अक्सर सीधे नहीं बल्कि धीरे धीरे और कई स्तरों पर लागू होते हैं।